नमस्कार, आभार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल E2A इंट्रेंस टू एकेडमिया में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी किस्से कहानियों की एक सीरीज शुरू हुई है, जिसके माध्यम से हम ना सिर्फ आपको एकेडमिक जगत बल्कि की प्रतियोगी परीक्षाओं में भी वो कहानियां आपके काम आ सकें, इस हिसाब से इस प्रोग्राम को चालू किया है। तो आज की कहानी एक ऐसे सुल्तान की है जिसे पता था कि वो मौत के मुंह में जा रहा है, फिर भी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों का अगर सबसे सही सदुपयोग किसी मध्यकालीन इतिहास के लिए किया जा सकता है, तो वो यही किया जा सकता है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो आज की कहानी इसी लोकोक्ति को जो है वो चरितार्थ करती हुई है। जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को यह पता था और उसके लगभग सारे दरबारियों को पता था कि वह मौत के मुंह में जा रहा है, फिर भी उसने अपने आप को नहीं रोका और धीरे धीरे काल के गाल में समा गया। ये कहानी है सन 1296 ईस्वी की। सन 1296 ईस्वी, जुलाई का महीना। आपको पता है कि उत्तरी भारत में जुलाई के महीने में मानसून अपने चरम पे होता है। गंगा नदी पूरे उफान तूफान में थी। ऐसी अवस्था में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी 1000 घुड़सवारों के साथ गंगा नदी को पार करके कड़ा पहुंचता है। अब यहाँ मन में आपके प्रश्न ये उठता होगा, आखिर एक सुल्तान जिसके पास इतना बड़ा लाव लश्कर है, वो क्यों 1000 घुड़सवारों के साथ गंगा नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। तो अब थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि पे चलते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है जब अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा का सूबेदार बनाया जाता है और कड़ा के सूबेदार के रूप में वो भिलसा जिले पे अटैक करता है। भिलसा पर आक्रमण के दौरान उसे यह पता चलता है कि देवगिरी में एक हिंदू राज्य है जहाँ पे अपार धन संपदा है। वहां पे इतनी धन संपदा है कि वो अगर उसे लूट ले तो वो कहीं का शासक बन सकता है। ऐसी अवस्था में अलाउद्दीन प्लान बनाने लगता है और एक समय वो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के पास एक झूठी अफवाह फैलाता है। चंदेरी उस समय मवासियों के लिए बहुत फेमस था। बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछता है कि मवास क्या थे, तो मवास जनरली जो विद्रोही गांव होते हैं उनको कहा जाता है। और चंदेरी के मवास गांव पे अटैक करने का बहाना बना के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को उधर जाने की अनुमति दे देता है। लेकिन ये तो सिर्फ बहाना था। असल में अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी की तरफ प्रस्थान करता है और वहां के राजा, उस समय वहां के राजा राम राय थे, उनको हरा के वहां से अपार धन संपदा लाता है। हालांकि कहा यह भी जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी पहुंचा तो वहां पे जो वहां के राजा की मुख्य सेना थी वो उसके पुत्र शंकर देव या सिंघन देव के नेतृत्व में वो किसी अन्य राज्य पे आक्रमण के लिए गई हुई थी। ऐसी स्थिति में वहां भी अफवाहों के माध्यम से अलाउद्दीन खिलजी इस युद्ध को जीतता है। इसकी कहानी फिर कभी हम सुनाएंगे डिटेल में। तो अभी कट शॉर्ट करते हुए आते हैं कि वहां से अलाउद्दीन खिलजी अपार धन संपदा लेके वापस कड़े की ओर प्रस्थान करता है। जब यह सूचना जलालुद्दीन खिलजी तक पहुंचती है, उस समय सुल्तान ग्वालियर में ही था। तो उसके सलाहकारों की एक बैठक होती है और उसमें यह पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या किया जाए। क्यों? क्योंकि अपार धन संपदा, बहुमूल्य खजाने होने से किसी का भी दिमाग खराब हो सकता है और वो उस सत्ता को चुनौती दे सकता है। तो जब सलाहकारों की बैठक सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी बुलाता है, तो वहां के जो उसके प्रमुख सलाहकार थे, अहमद चप ने यह कहा कि सुल्तान, हमें अभी अलाउद्दीन के ऊपर आक्रमण करना होगा और उसे रोकना होगा, क्योंकि हाथी और धन ये दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी मनुष्य का दिमाग खराब कर सकती हैं। लेकिन सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, जिसको ये लगता था कि अलाउद्दीन खिलजी मेरा भतीजा भी है और मेरा दामाद भी है, वो मेरा नुकसान क्यों करेगा, तो वो अहमद चप को यह कह के चुप करा देता है कि तुम ईर्ष्यालु हो और तुम जो है अलाउद्दीन से जलते हो। वह अपने बाकी दरबारियों से सलाह लेता है। बाकी दरबारी उसकी मंशा को भांप जाते हैं कि अभी सुल्तान अलाउद्दीन के खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में जो दिल्ली का कोतवाल था मलिक फखरुद्दीन कुची, उससे पूछता है जब सुल्तान, तो वो बहुत ही डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर देता है। वो यह कहता है कि सुल्तान, जब तक हमें पानी न दिखाई दे तब तक हमें अपने मोजे नहीं उतारने चाहिए। यह सुनकर जो ग्वालियर में बैठा सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी था, और शायद उसकी मौत को रोकने का एकमात्र उपाय यही था कि उस समय उसे तत्काल अलाउद्दीन के ऊपर अटैक कर देना चाहिए था। वो सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी वहां से वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाता है और अलाउद्दीन कड़ा पहुंच जाता है। कड़ा पहुंचने के बाद अलाउद्दीन अपने दिमाग में पूरी एक तरीके से योजना बनानी शुरू कर देता। क्या योजना थी कि किस तरीके से जो है हम सुल्तान को कड़ा बुलाएं और हमारी जो लूटी गई धन संपदा है वो हमारे पास सुरक्षित रहे। वो कई पत्रों के माध्यम से सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को यह संदेश भेजता है कि मानो अलाउद्दीन बहुत ही दुखी आत्मा हो कि उसने बिना सुल्तान की अनुमति के देवगिरी पे अटैक किया है और वहां से जो है लूट मार करके वापस आया है और सारी धन संपदा अपने पास रखा हुआ है। वह अपने पत्रों में इस बात का भी उल्लेख करता था कि यदि सुल्तान ने उसे रोकने की कोशिश की या सुल्तान ने कोई सेना उसके खिलाफ भेजी
तो वह सारा धन संपत्ति लेके लखनऊती चला जाएगा। लखनऊती एक ऐसी जगह थी जहां पे सुल्तान का जाना थोड़ा सा असंभव था, या वह यह भी धमकी देता था। उसने अपने भाई अल्मास बेग को एक पत्र लिखा और उसमें एक धमकी या निवेदन के रूप से लिखा कि यदि सुल्तान मेरे खिलाफ अपनी सेना भेजता है तो मैं सारा धन संपदा लेके गंगा नदी में डूब जाऊंगा। ऐसी सिचुएशन में अल्मास बेग जो कि अलाउद्दीन का भाई था, वह उस पत्र को उसके समक्ष रख देता है, सुल्तान के समक्ष। सुल्तान जब उस पत्र को देखता है तो कहता है कि अल्मास, तुम जाओ और अपने भाई को समझाओ कि मैं तो उसका सगा चाचा हूं, मैं उसका ससुर हूं, मैं उसका अहित क्यों चाहूंगा। ऐसी सिचुएशन में अल्मास बेग दिल्ली से निकल के कड़ा पहुंच जाता है और अलाउद्दीन को ये लगता है, बर्नी के शब्दों में कहें, अलाउद्दीन को ये लगता है कि अब उसका परिवार पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। उसके परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं था जो कि सुल्तान जलालुद्दीन के पास था जिससे उसे खतरा हो सकता था। अब अलाउद्दीन अपनी योजना की दूसरे चरण पे बढ़ता है और वह सुल्तान को संदेश भेजता है कि यदि सुल्तान को धन संपदा चाहिए, सुल्तान को हाथी चाहिए, बहुमूल्य हीरे जवाहरात चाहिए, तो उनको अकेले कड़ा आना होगा। सोचिए आप, रोजे का महीना चल रहा था, जुलाई रमजान का महीना था। ऐसी अवस्था में सुल्तान जो कि रोजा रखे हुए था, वो वहां से दिल्ली से केवल 1000 घुड़सवारों के साथ चलता है और जब गंगा नदी के किनारे पहुंचता है तो अलाउद्दीन को अभी भी उन 1000 सवारों से ये था कि 1000 सवार रहेंगे तो सुल्तान की हत्या करना इतना आसान नहीं होगा। वो पुनः अपने भाई अल्मास बेग को भेजता है और सुल्तान से ये कहता है कि सुल्तान, इतने 1000 सैनिकों को देख के भी मेरा भाई डर जाएगा, आप कुछ नौकाओं पे कुछ अपने विश्वस्त लोगों को लेके चलिए। बर्नी के शब्दों में अगर कहा जाए तो जैसे ही नाव बीच में पहुंचती है, अल्मास बेग पुनः एक निवेदन करता है। क्या कहता है? वो कहता है कि सुल्तान, आप अपने अस्त्र शस्त्र उतार दीजिए। क्यों? अगर आप अपने अस्त्र शस्त्र रहेंगे तो अलाउद्दीन डर जाएगा। वो सोचिए, वो अलाउद्दीन जो कि एक समय में, आने वाले समय में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा सुल्तान बनने वाला था, जिसने मंगोलों को हराया, वह यह डरने वाला था। तो इस तरीके से सुल्तान को बहला फुसला के केवल कुछ चंद अंगरक्षकों के साथ, मुश्किल से 15, 20, 50 अंगरक्षकों के साथ सुल्तान गंगा नदी के किनारे पहुंचता उस पार। और जब उस पार पहुंचता है उफनती गंगा नदी के, तो सुल्तान देखता है, क्या देखता है? सुल्तान देखता है अलाउद्दीन तो अपनी पूरी सेना के साथ, पूरी सेना उसकी जैसे युद्ध भूमि के लिए, यलगार के लिए खड़ी हो। वह अल्मास बेग से पूछता है, अरे ये इस सेना का क्या काम है? मैं तो बिना सेने के आया हूं, मैं निहत्था अपने भतीजे से मिलने आया हूं। तो अल्मास बेग कहता है कि सुल्तान, ये सेना आपके समस्त चरणों में नतमस्तक होने के लिए, समझ लीजिए जो सिजदा पैबोस की प्रथा थी वो करने के लिए है। तो फिर सुल्तान गंगा नदी से उतरता है और जैसे ही अलाउद्दीन के पास जाता है, वो उसे 2-3 प्यार भरे थप्पड़ लगाता है, जैसे कोई एक बुजुर्ग पिता अपने बच्चे को लगाता है। क्या तुझे मुझसे इतना डर लगता है? क्या मैं इतना खूंखार हूं, मैं तेरी जान लूंगा? लेकिन अलाउद्दीन के मन में तो ये था, सुल्तान आप मेरी जान लो या ना लो, मैं तो आपकी जान लेने को तैयार हूं। और जैसे ही सुल्तान अलाउद्दीन के करीब आता है, अलाउद्दीन अपने विश्वस्त सहयोगियों को जो है वो संकेत करता है और सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी का सर काट लिया जाता है। बर्नी लिखता है कि अभी सुल्तान के मस्तक से खून टपक ही रहा था, उसी टपकते मस्तक से होते हुए जो मुकुट था सुल्तान का, वो अलाउद्दीन उतार के अपने सर पे रख लेता है। हालांकि बर्नी इस घटना की कड़ी आलोचना करता है और इवन जो कि उसका चाचा अलाउल मुल्क था, उसको भी कहता है कि जितने भी लोग इस घटना में शामिल थे, उन सबको प्रकृति ने दंड दिया, सभी विद इन कुछ ईयर, 2-4 साल के अंदर ही मारे गए। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वह खलजी शासक जिसने खलजी वंश की नींव रखी थी और 1290 ईस्वी में जिसको इतिहासकार के.एस. लाल ने खलजी वंश की स्थापना को खलजी क्रांति कहा था, उस जलालुद्दीन खिलजी की केवल 6 सालों में हत्या कर दी गई और उसके बाद एक नवीन शासक गद्दी बैठता है जिसे हम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानते हैं। तो हमें यह है कि उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आने वाले समय में हम और ऐसी ही कहानियां बताते रहेंगे जिसमें आपको जानकारी मिले। धन्यवाद।